रहता है, असमंजस और संशय बना रहता है। कुछ का कुछ सोचते, कुछ का कुछ करते जाते हैं, कुछ का कुछ होता चला जाता है। तप की प्रक्रिया क्या करती है? तप की प्रक्रिया वही करती है जो योग में, मैंने देखा आज हमारे यहाँ सोनीपत पतंजलि योग पीठ के एक मूर्धन्य आए हैं, उनसे मुझे याद आ रहा है, जो योग में शंख प्रक्षालन की प्रक्रिया करती है। अब शंख प्रक्षालन की प्रक्रिया में क्या होता है? शंख प्रक्षालन की प्रक्रिया में मैंने क्योंकि किया हुआ है, किसी समय बहुत किया था, उसमें मनुष्य को जल पिलाते हैं और पिलाते चले जाते हैं, गुनगुना पानी पिलाते हैं और पिलाने के बाद कुछ आसन क्रियाएं कराई जाती हैं, लेट करके अधिकांशतः होती हैं, जिसमें उथल पुथल मचाई जाती है पूरे पेट में। पूरे पेट में इतनी उथल पुथल मचाई जाती है, एक आंदोलन छेड़ा जाता है, ऐसा आंदोलन कि भीतर आंतों तक अगर कोई मल विकार जमे हुए हैं, चिपके हुए हैं पता नहीं कब से, उनको पूरी तरह से वहां से रगड़ रगड़ के हटाने का प्रयास होता है। जैसे शंख है, उसमें से जल को प्रवाहित करें तो उसकी अनेकों परतों से होकर के निकलेगा, इसी प्रकार इस काया का शंख प्रक्षालन होता है। और शंख प्रक्षालन के बाद क्या होता है? जितने जमे हुए मल हैं, विकार हैं, वो सारे विसर्जित हो जाते हैं, निकल जाते हैं, छूट जाते हैं। तो क्या होता है? जैसे ही अंदर से मल दूर होते हैं, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, जाग जाती है, एकदम से प्रचंड होती है, द एपेटाइट एक्सप्लोड्स। और साथ ही एक सबसे बड़ा काम और होता है। ये किसकी बात हो रही है? सिर्फ शरीर के शंख प्रक्षालन की बात हो रही है। क्या होता है? द माइंड है, मस्तिष्क है, सारी ऊर्जा जो पेट ने, लिवर ने, पैनक्रियाज ने, आंतों ने खपाई हुई थी, वो सारी की सारी मस्तिष्क को पहुंच जाती है, सारी एनर्जी यहां आती है, सजगता बढ़ती है, अवेयरनेस, द लेवल ऑफ अवेयरनेस शैल एनहांस। मनुष्य को लगता है कि नहीं, आई एम प्रेजेंट इन मोर प्रोपोर्शंस। अच्छा, उसकी दृष्टि में ऊर्जा आती है, प्राण आता है, उसके निर्णय लेने की क्षमताओं में भी वृद्धि हो जाती है, ठहराव आता है। ये किससे? ये भौतिक शंख प्रक्षालन से। तप भी एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे मन और अंतःकरण का शंख प्रक्षालन होता है। जन्मों जन्मों से जो मल विकार हमारे भीतर जमे हुए हैं, वो वहां से रगड़ रगड़ के हटाए जाते हैं, और उसके बाद फिर भीतर जो प्रचंडता आती है, उसको अनुभव करने से पहले बताना बड़ा कठिन है। वो उसी प्रकार है जैसे कहते हैं, हाउ डू आई नो व्हाट इज अ मैंगो? यू कैन ट्राई मिलियन टाइम्स बट यू विल नेवर बी एबल टू नो अनलेस यू टेस्ट इट। मुझे क्या ज्ञान कि आम कैसा होता है? अरे करोड़ बार भी सोच लो, नहीं पता लगने वाला जब तक एक बार चखोगे नहीं। और वही तप की प्रक्रिया के साथ होता है। जैसे जैसे तप भीतर होता है, वैसे वैसे मनुष्य के भीतर बहुत प्रचंड ऊर्जा का जागरण होता है। छाती लोहे की बननी शुरू हो जाती है। छाती लोहे की माने, छाती लोहे के माने मनुष्य में धैर्य की अपार क्षमताओं का जागरण होता है। उसमें कई प्रकार की ऐसी शक्तियां आ जाती हैं जिनका वर्णन करना यहां मंच से उपयुक्त नहीं होगा। ये तप के द्वारा होता है। होता क्या है तप में? तप में हम क्या करते हैं? तप में हम ये करते हैं कि सुओ मोटो माने स्व प्रेरणा से प्रेरित होकर के हम अपने ऊपर अंकुश लगाना शुरू करते हैं, स्व प्रेरणा से, अर्थात किसी के कहने से नहीं। जैसे किसी को कहें तो यहीं बैठा रहे 2 घंटे के लिए, खबरदार उठे तो वो क्या होगा? वो उसके लिए पनिशमेंट हो जाएगी। लेकिन जब वो ये कहे कि 2 घंटे मैंने अपने आप को यहीं बिठाना है, तो दैट इज नॉट एग्जैक्टली अ पनिशमेंट, वो तप है। क्यों? क्योंकि स्व प्रेरित है। जब स्व प्रेरित होकर के अपनी पूर्ण इच्छा के साथ जब हम अपने भीतर अंकुश लगाना शुरू करते हैं, संयम, रिस्ट्रेंट लगाना शुरू करते हैं, तो क्या होता है? तो ये होता है कि भीतर, अपने ही भीतर, अपनी इच्छा से उत्पन्न की गई दुविधा के कारण एक ऊर्जा पैदा होना शुरू होती है, एनर्जी। देयर इज एन अपराइज ऑफ एन एनर्जी, जिसमें क्या होता है? जिसमें मन के भीतर छुपे हुए जितने चोर हैं, चाहे वो किसी जन्म से आया हो, चाहे इस जन्म की किसी फिल्म से आ गया, किसी और कारण से आ गया, या पिछले किसी जन्मों के कारण आया, उनको असुविधा होनी शुरू होती है। क्यों? क्योंकि भीतर अंकुश लग रहा है, गर्मी पैदा हो रही है। उस गर्मी में वो सारे विकार फिर निकलना शुरू होते हैं। दे स्टार्ट सरफेसिंग। जब वो सतह पर आना शुरू होते हैं और तप बढ़ता रहता है, विकार फिर जलने शुरू हो जाते हैं। जहां कहा जाता है कि मनुष्य में पाप पुरुष आ गया, मनुष्य भूत के प्रभाव में आ गया, आदि आदि शब्दों का प्रयोग होता है। विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए
तो मनुष्य के अपने विकार नाना प्रकार के रूप लेकर के उसके सामने परिलक्षित होते हैं और मनुष्य उन्हें बाहरी आक्रमण की तरह से मानना शुरू करता है। डेफिशिएंसी विल ऑलवेज एग्जिस्ट विद इन, नॉट फ्रॉम आउटसाइड। अपने भीतर की न्यूनताएं होती हैं और तप की प्रक्रिया से जो ऊर्जा भीतर पैदा होती है वो ठीक वही काम करती है जो धातु को शुद्ध करने के लिए हम तपाते हैं। वनस्पतियों को औषधि रूप में बनाने के लिए तपाते हैं, विष को औषधि बनाने के लिए भी हम तपाते हैं। जितने भी प्रकार के विष पाए जाते हैं, जब उन्हें आयुर्वेद में औषधि बनाया जाता है या एलोपैथी में औषधि बनाते हैं, तो प्रक्रिया एक ही होती है, तप। क्योंकि तप आने से उसकी प्रकृति परिवर्तित हो जाती है। द नेचर इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू ए डिफरेंट पोस्चर तप के द्वारा। तप छोटी प्रक्रिया नहीं है। तप की आवश्यकता मनुष्य को इस आधुनिक युग में सबसे अधिक है। सबसे ज्यादा आवश्यकता अगर तप की है तो इस काल में है, इस परिवेश में है, जहां एवरी एग्जीक्यूटिव, एवरी प्रोफेशनल, वो चाहे दुकान पर हो या कहीं हो, विकास चाहता है, प्रगति चाहता है और यह भी चाहता है कि मेरे सारे निर्णय ठीक और सटीक हों, जिससे मुझे किसी प्रकार के द्वंद्व का शिकार ना होना पड़े। ऐसे समय में पहले काल था कि जीवन में थोड़े से ही निर्णय मनुष्य को लेने पड़ते थे और ऐसा काल भी बीच में रहा है। मैं सारे काल की चर्चा नहीं करूंगा, जब मनुष्य के जीवन में 2-3 ही उत्सव बचते थे। या तो शादी हुई तो उत्सव हो गया और या फिर कभी बच्चा पैदा हो गया, एंड दैट ऑल्सो अनफॉर्चुनेटली अ बॉय। क्यों? क्योंकि वो धारणा विकृत थी, तब उत्सव होता था। उसके अतिरिक्त जीवन में उत्सव भी नहीं होता था। तो निर्णय की तो बात छोड़िए, बहुत कम निर्णय लिए जाते थे। लेकिन आज की इस परिस्थिति परिवेश में देयर इज एवरी नाउ एंड देन यू हैव टू टेक अ डिसीजन। अनेकों बार हम लोग अपने निर्णय कई बातों से प्रेरित होकर के ले लेते हैं। अभी कल ही चर्चा हो रही थी, मोबाइल फोन के भीतर भी बड़े असमंजस रहते हैं कई बार कि इस कंपनी का बदल लें कि उस कंपनी का बदल लें, इसकी सर्विस ठीक नहीं है, आज इसका पैकेज ठीक है, कल उसका पैकेज ठीक है। ये बात अलग है कि विषमता है, जिनके पुराने नंबर है बदल नहीं पाते हैं और द्वंद्व में आकर के बहुत से लोग एक नंबर को रखते हैं क्योंकि पुराना है, दूसरे नंबर की अनेकों कंपनियां बदलते जाते हैं, द्वंद्व बना रहता है। जिस किसी ने कहा ये ठीक है, इसको ले लीजिए, यही ले लिया, 3 दिन बाद वही सबसे खराब है। नहीं ये खराब है, आपने खामखा में लिया, वो लीजिए, वो बदल लिया। बहुत से लोग 2-2 मोबाइल फोन रखते हैं, एक जो चिपक चुका है, हटाया नहीं जा सकता, इट इज राइट नाउ एन एक्सटेंडेड ऑर्गन ऑफ द बॉडी, और दूसरा जिसमें आदमी अपने विकल्पों की कसरत आरंभ करता है। छोटे छोटे कार्य जिनके लिए यू हैव टू टेक डिसीजंस एवरी नाउ एंड देन, असेसमेंट करनी पड़ती है हर घड़ी आपको। यू हैव टू टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन, टेक स्टॉक ऑफ योर मैटर, ऑफ योर रिसोर्स। उस परिस्थिति में जब निर्णय लेने पड़ते हैं, बहुत आवश्यकता है अगर आपके भीतर इंट्यूटिव इंटेलिजेंस की उपस्थिति हो, आप बहुत सी चीजों का मूल्यांकन उस ज्ञान पर आधारित होकर कर सकते हो जो अन्यथा आपको परास्त होकर के, ठोकरें खा करके भी प्राप्त हो सकता था। यू सेव योर टाइम, यू सेव योर एनर्जी, विच इज मोस्ट क्रूशियल इन दिस एज। ज्यों ज्यों ये युग आगे बढ़ रहा है, समय और ऊर्जा रूपी निधि सबसे ज्यादा प्रिडोमिनेंट फैक्टर माना गया है, जिसका संरक्षण बड़ा जरूरी है। और उसके संरक्षण के लिए मनुष्य के पास यहां एन एलिमेंट ऑफ इंट्यूटिव इंटेलिजेंस का होना भी अनिवार्य है। ये बहुत आवश्यक है, इसलिए तप का होना भी जरूरी है। चलो साहब, ये बात तो समझ में आ गई कि आपने कहा कि इंट्यूटिव इंटेलिजेंस की आवश्यकता इन कारणों से होती है। और कोई कारण? हाँ, एक कारण और भी है। वैसे तो अनेक कारण हैं, सबका उल्लेख मैं यहाँ नहीं कर सकता क्योंकि उस पर प्रतिबंध भी है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे और क्षेत्र हैं जहाँ तप की आवश्यकता बहुत पड़ती है, जो भी जन सामान्य की दृष्टि से कुछ वर्षों बाद आएंगे। और क्या है? और सबसे बड़ी बात एक और है, मनुष्य के जीवन में उसकी अंतिम अभिलाषा क्या है? द अल्टीमेट डिजायर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। कभी भी टटोल के देखना, सामान्यतः नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि सामान्यतः हम गहरी सोच को प्राप्ति नहीं होते हैं। वो क्या है? आत्मसंतोष। आत्मसंतोष मनुष्य की सबसे अंतिम अभिलाषा है। ऐसी है, दिस इज द फोरमोस्ट एंड स्टैंडिंग एट द लास्ट। मनुष्य किसी भी प्रकार से जब आत्मसंतोष प्राप्त करता है
तो उसको आनंद आ जाता है। हम कई बार कहते हैं कि साहब कितने की ली आपने फलानी चीज, साहब मैंने 25,000 रुपए की ली है, और एक दिन एक ऐसा इस्तेमाल उसके द्वारा होता है, आपके मुंह से निकलता भाई पैसे वसूल हो गए। When you say about any material object, किसी पदार्थ के लिए जब आप कहते हो भाई इसके पैसे वसूल हो गए आज तो मुझे, साहब अभी तो आपने परसों ली थी, भाई नहीं आज इसने ऐसा काम कर दिया पैसे वसूल हो गए। ऐसा काम अर्थात कहीं भीतर हिट कर गई, मनोरंजन तक सीमित नहीं रही, तुष्टि तक सीमित नहीं रही, वो कहीं भीतर के तल पर अवतरित हो गई है। इट हैज पर्कुलेटेड डाउन टू दैट एंड, जहां हम कहते हैं आत्मसंतोष प्राप्त हुआ। और मनुष्य को आत्मसंतोष कब प्राप्त होता है? अधिकांशतः ये जाना गया है और योगी की दृष्टि से मनुष्य को आत्मसंतोष तभी प्राप्त होता है जब वो उत्कृष्टतापूर्ण आचरण करता है। अर्थात व्हेन इज द अराइवल और द एडवेंट और डॉन ऑफ आत्मसंतोष, अंग्रेजी में इसका शब्द नहीं है, डीपर कंटेंटमेंट कह सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन आत्मसंतोष का विकल्प नहीं है। ये तब होता है व्हेन यू परफॉर्म आउट ऑफ शेयर एक्सीलेंस, जब पूर्ण उत्कृष्टता के साथ हम कोई काम करते हैं तो आत्मसंतोष होता है। और वो भी किसके लिए? विराट रूप की सेवा के लिए आराधना करते हैं। जब हम आत्मीयता के साथ आराधना करते हैं तो आत्मसंतोष मिलता है। और अधिकांशतः आत्मसंतोष अपने लिए ना करके दूसरों के लिए करने से ज्यादा प्राप्त होता हुआ पाया जाता है। अपने लिए भी पाया जाता है लेकिन दूसरों के लिए अधिकांशतः पाया जाता है। और यह प्रक्रिया तप के बिना हो नहीं सकती, क्योंकि तप के बिना इसलिए नहीं हो सकती, तप के बिना विकार नहीं जाते। विकार नहीं जाते क्यों? क्योंकि मनुष्य की आंख नहीं खुलती। मनुष्य जब तप करता है तो सबसे पहले किसके खंभे उखड़ते हैं? ईगो, पूर्वाग्रह, द प्रीडिटर्मिनेशन, जो से व्हाट सेज कि डिवाइन माइट, आई एम द डिवाइन माइट एंड आई एम ऑलवेज राइट। मैं जहां पना हूं और मैं हमेशा ही ठीक हूं, मैं गलत हो ही नहीं सकता। और मनुष्य जब ऐसी ईगो का शिकार होता है, विकार क्यों दिखेगा? विकार कहेगा बहुत बढ़िया, आप जैसा तो कहीं मिल नहीं सकता, जो रोज मुझे ही पानी पिलाता है, वाह मजे आ गए, वो आपके साथ बैठा रहेगा। लेकिन तप की प्रक्रिया शुरू होते ही पैर ठिठकते हैं और विकार को कोई सहयोगी नहीं दिखता, कोई वकालत के लिए खड़ा नहीं होता, विकार सामने आता है, बिल्कुल नंगा हो जाता है। और फिर मनुष्य कहता है गो अवे, जाइए, तुम तो मेरे साथ चिपके हुए मेरा ही बेड़ा गर्क कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? अच्छा, तुम मेरे मार्ग में बाधा बन रहे हो मेरी तुष्टि करके। अच्छा, मेरी एक इंद्री को तुमने आज पटा लिया है और उस इंद्री को पटा करके और तुम मेरा बेड़ा गर्क करना चाहते हो। अच्छा, तुम नहीं ठहर सकते। ये सिर्फ तप के द्वारा होता है। और जब ये तप के द्वारा होता है तो मनुष्य वसुदेव कुटुंबकम या आत्मीयता से उत्कृष्टता को वर्ण उससे पहले नहीं कर सकता। उससे पहले तो उसकी गलत भी ठीक है, उसकी गलत भी ठीक होती है। और गलत तब होनी शुरू होती है जब तप की ऊर्जा भेद करना आरंभ करती है। दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। ये बात हुई तप की। लेकिन तप किया कैसे जाए? क्योंकि सामान्य जीवन में सदग्रस्त होते हुए, सारे रूटीन निपटाते हुए, बहुत सारे लोगों से, भिन्न भिन्न प्रकृति के लोगों से मिलते हुए किस प्रकार ऐसा किया जाए कि हमारे भीतर भी तप संपन्न हो जाए। तप के लिए ऋषियों ने 5 आयाम दिए हैं, बहुत सुंदर आयाम दिए हैं। आने वाली 4 कार्यशालाओं में उन्हीं आयाम पर ही चर्चा होगी जो तप पर आधारित हैं। वो कौन सी हैं? मैंने कहा कि मस्तिष्क पर, अंतःकरण पर, मन पर, जो भी नाम लें आप, इट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज द अफेयर दैट हैज टू बी डिस्पेंस्ड विद इन। ऋषियों ने कहा है कि 5 प्रकार के संयम, शब्द है संयम, रिस्ट्रेंट, अंकुश, वो लगने चाहिए। कहां कहां? सबसे पहला संयम है विचार संयम। यू हैव टू लर्न एंड मैनेज टू रिस्ट्रेंट योर थॉट्स। मनुष्य के लिए विचार संयम कोई छोटी प्रक्रिया नहीं है। विचार आता है और आकर के हाईजैक करके ले जाता है। मैंने भी एक रिकॉर्डिंग देखी है जिसमें जो सब कॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करते हैं, अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने एक कार्यक्रम अपने शोध पर आधारित होकर के किया है। उनका ये कहना है कि हमारे मस्तिष्क में जो विचारना अर्थात विचार करने का तरीका है, वो ओपन एंडेड लूप्स की तरह होता है। लूप हम जानते हैं, एक प्रकार से एक बंद घेरा सा बन गया।
ओपन एंडेड लूप्स होते हैं, क्लोज्ड एंडेड नहीं होते हैं, जिसके कारण हमारे भीतर बहुत विघटन होता है। तो मैं उनकी रिसर्च की बात कर रहा हूं। उसका उदाहरण उन्होंने कैसे दिया कि अगर एक मोबाइल नंबर है, उदाहरण के लिए 9899455490, ये आपको याद करना हो तो आपको एक एक अक्षर करके याद नहीं हो सकता। हम अधिकांशतः क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक काम करते हैं कि 9899 इकट्ठा कर लो, वी क्रिएट अ चंक, एक चंक क्रिएट करते हैं, 9899 इकट्ठा हो गया, उसके बाद है 4995 495490 एटसेट्रा जो भी है। और क्या होता है जब 455490 करते हैं तो 2 या 3 चंक्स में हम उसको देखते हैं। 2-3 चंक्स का अर्थात क्या है, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ लूप। जैसे ही लूप क्रिएट होता है 9899 कमान, ये ब्रैकेट बन गया, एक लूप बन गया, उसके बाद 4955490, ये एक दूसरा लूप बन गया। ब्रेन को, सबकॉन्शियस माइंड को अपने पास स्टोर करने में आसानी रहती है। अन्यथा मनुष्य का सारा जीवन जहां कंप्यूटर में कहा जाता है ना रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी के आधार पर ही चलता है। सारे निर्णय उसी से लिए जाते हैं, सारी विचारणाएं वहां होती हैं। अगर यह प्रक्रिया बदल दी जाए, रैम को अगर हम पकड़ लें, उसको परिष्कृत कर दें, जागृत कर लें, तो यही तप की प्रक्रिया है। लूप्स क्रिएट करके सूचनाओं को रैम में प्रोसेस किया जाता है, भूलती नहीं है। ठीक इसी प्रकार उनका कहना है कि जीवन में भी जितनी घटनाएं हैं विचारों की प्रक्रिया की, वो ओपन एंडेड लूप्स होते हैं। गाड़ी चलाते समय एक थॉट आई, उस पर हमने कुछ बुनाई करनी शुरू की, जैसे खड्डी पर बुनते हैं। रास्ते में देखा एक पीछे से हॉर्न आया, बैक मिरर में देखा, वो लूप गया। फिर सोचते हैं क्या सोच रहे थे हम, पता नहीं, छोड़ो, नया लूप क्रिएट करते हैं। फिर आगे चल के कुछ और सोचना शुरू करते हैं, बैठे बैठे कोई सोच आएगी, फिर बीच में कोई व्यतिरेक आया, वो वहीं छूट गया, ओपन लूप, फिर नए लूप का निर्माण। ये भीतर की प्रक्रिया है। अगर आप इनको अनुभव करें, इफ यू बिकम मोर कॉन्शियस टू ऑब्जर्व योरसेल्फ विद इन, तो आप पाएंगे कि ऐसे दिन में ढेरों ओपन एंडेड लूप्स हम क्रिएट करते हैं, जिसके कारण बहुत सारी ऊर्जा का स्खलन, क्षय होता है। बहुत सारे निर्णय अधूरे रहते हैं, खोया पाया बने रहते हैं। तप की प्रक्रिया के द्वारा एक ऐसी सजगता को हम प्राप्त होते हैं कि वी ट्राई टू क्रिएट एट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम क्लोज एंडेड लूप्स। अर्थात अगर एक विषय पर विचारना आरंभ हुई है, अनलेस वी कंक्लूड, वी डू नॉट इनिशिएट अनदर थॉट प्रोसेस। अगर गाड़ी में भी चला रहे हैं गाड़ी, तो इतने सजग हो जाते हैं, कम व्हाट में, हमारा लूप ओपन एंडेड नहीं रहेगा। मैं थोड़ा एक कदम आगे चला गया, इस पर चर्चा अगली बार होगी। दूसरा विषय है अर्थ संयम, द रिसोर्स मैनेजमेंट और द रिस्ट्रेंट ऑफ रिसोर्सेज। पहला था थॉट रिस्ट्रेंट, विचार संयम। दूसरा है अर्थ संयम, द रिस्ट्रेंट ऑफ रिसोर्स। तीसरा है व्यवहार संयम, जिसे हम कह सकते हैं रिस्ट्रेन्ड कंडक्ट, द रिस्ट्रेन्ड कंडक्ट, जहां हमारे व्यवहार पर अंकुश हैं, प्रतिक्रियाओं पर अंकुश हैं, हमारे मनन और हमारे निर्धारण पर अंकुश हैं। चौथा है आहार संयम, द डायट्री रिस्ट्रेंट, जो